क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे खत्म ही हो जाएगी उनकी सियासी करियर? क्या महायुति में भी कुछ गड़बड़ चल रही है, नहीं चल रही है? क्या बीजेपी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद अब सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रही है? पूरे महाराष्ट्र का धुरंधर कौन होगा इसको जीतने के लिए, साबित करने के लिए? आज इस सब पर हम बात करेंगे और हमारे साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे हिंदी में सवाल करूं, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। कोई हिंदी में पूछने पे मारने तो नहीं आता? नहीं। मेरी मातृभाषा मराठी है, लेकिन भारत की सभी भाषाओं का मैं बहुत सम्मान करता हूं और हिंदी का भी बहुत सम्मान करता हूं। सर, वैसे तो बीएमसी कहने को एक लोकल बॉडी का चुनाव है, लेकिन इससे धमाकेदार कुछ नहीं हो सकता। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई लोगों को लगता है कि बीजेपी पहली बार बीएमसी में शायद अपना मेयर बैठाने जा रही है या उसकी कोशिश कर रही है, लेकिन उससे भी बड़ी बात कहा यह जा रहा है कि यह चुनाव तय करेगा कि उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, क्या वो पॉलिटिकली खत्म हो जाएगी? आपको लगता है बहुत कुछ स्टेक पर है? देखिए, पहली बात तो ये चुनाव बीजेपी का मेयर बैठाने के लिए नहीं है। ये चुनाव हमारी महायुति का मेयर बैठाने के लिए है। मुंबई को अल्टरनेट गवर्नेंस का मॉडल देने के लिए है। 25 वर्ष मुंबई की महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार चला, उस भ्रष्टाचार से मुंबई को मुक्त करने के लिए है। और मुंबई में रहने वाले जो मुंबईकर है, उनकी आशाएं, अपेक्षाएं और आकांक्षाएं पूरा करने के लिए काम करने का एक चुनाव है। जहां तक हमारे अलायंस का सवाल है, तो मुझे पूर्ण रूप से ये लगता है कि हम लोग इस चुनाव को जीतेंगे, मेजॉरिटी से जीतेंगे और हमारे अलायंस का मेयर बनेगा। और मैं ऐसा कभी मानता नहीं कि कोई पार्टी समाप्त हो सकती है। इसलिए हमारे लिए ऐसा लक्ष्य भी नहीं है कि उद्धव ठाकरे की सेना समाप्त हो जाए। देखिए, पार्टियां बनती है, बिगड़ती है जनता के मत। कोई नेता किसी पार्टी को समाप्त नहीं कर सकता, इसलिए वो हमारा एम भी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इस चुनाव में उनको एक बड़ी अच्छी शिकस्त हम लोग देने वाले हैं। सर, मुझे याद है अभी प्रधानमंत्री जी ने जब बिहार में आप लोग जबरदस्त जीत हासिल किए, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो, और स्पेशली जहां परिवारवाद चल रहा है, ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अंदर गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि कांग्रेस के अंदर देखिएगा कि बगावत होगी और कांग्रेस जो है वो और टूटेगी। इसलिए मैं पूछ रहा हूं कि क्या उद्धव ठाकरे जो बीएमसी के, एक बार बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि भाई बीएमसी के हिसाब से ही चल पा रहे हैं, नहीं तो अब तो खत्म हो जाते अब तक, अगर वो हार गए तो आपको लगता है उनकी पार्टी, उद्धव ठाकरे की पार्टी और टूट जाएगी या लीडरशिप चेंज की मांग उठेगी? देखिए, वो पार्टी जो है ना, वो उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो मालिक है उस पार्टी के, इसलिए मालिक चेंज नहीं हो सकता है। नीचे के जो है वो बेचारे सारे सैनिक और बाकी सारे जो लोग हैं वो इधर उधर जाते रहेंगे, चेंज होते रहेंगे। मालिक की मर्जी आएगी वैसा वो चलता रहेगा। हाँ, इतना जरूर है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि चुनाव में हारना या चुनाव में जीतना ये मायने नहीं रखता, लेकिन हारने के बाद उस हार से आप क्या सीख लेते हो ये मायने रखता है। कांग्रेस की हालत क्यों खराब है? जो प्रधानमंत्री जी कहते, किसी भी हार से वो सीखते नहीं है। वही मूर्खता, उसी प्रकार का व्यवहार वो लगातार करते रहते। अगर उद्धव जी और उनकी सेना इस हार से नहीं सीखेंगे तो आगे भी उनका आश्रय यही होगा। मुझे यह लगता है आपकी लोगों में जाने की कितनी मंशा है, संघर्ष करने की कितनी मंशा है, पार्टी चलाना है तो उसको समय देने की कितनी मंशा है, इस पर निर्भर करता है। तो अगर इस हार के बाद जो आप कह रहे हैं कि इनएविटेबल है, अगर उद्धव जी को यह समझ में आया कि मैंने गलती की थी बीजेपी से अलग होकर, और उन्होंने कहा कि जब सब आ ही गए हैं, अजीत भाई को भी ले ही सकते हो, शिंदे जी है ही हैं, तो मुझे भी वापस ही ले लो, तो क्या यह संभव है कि उद्धव ठाकरे वापस आए? देखिए, ये संभव नहीं है। नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल अलायंसेस करना आसान होता है। मसलन दो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल अलग अलग एजेंडे पे चल रही है और फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सब साथ में आ गए, ऐसा होता है। लेकिन जहां मन दुख जाता है वहां कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं होता, कोई एजेंडा नहीं होता। हमारे मन दुखे हुए, हम एक दूसरे से अलग होने के बाद या अलग होने की राह पर जिस प्रकार का व्यवहार उन्होंने हमारे साथ किया है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द वो बोलते लिखते,
इन सारी चीजों के बाद ये मन नहीं है। देखिए, वो कोई हमारे शत्रु नहीं है, हम चुनाव के बाद उनके साथ बैठकर चाय पी सकते हैं, लेकिन अलायंस नहीं कर सकते। दरवाजा क्लोज है। देखिए, दरवाजा तो उन्होंने क्लोज किया था, आपने बाहर से कुंडी मार दी, वैसे समझ लीजिए। लेकिन ठाकरे परिवार का क्या होगा ये भी सवाल है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे कमजोर पड़ रहे हैं, राज ठाकरे हैं ही नहीं, क्या महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से इतनी बड़ी विरासत जो बाला साहब ठाकरे छोड़कर गए थे, और आप चूंकि इतने करीब से आप लोग साथ में काम किए एक जमाने में, आपको अगर कोई कभी वो बैठ के पूछें कि भाई मेरे से क्या गलती हुई, मैं कहां गलत चला गया, कांग्रेस से गठबंधन करके गलती की या मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में जो उन्होंने किया वो गलती की, आप उनकी गलती अगर देखें एज अ फ्रेंड, आपको क्या लगता है वो कहां गलत हुए? ये पहली बात तो यह है कि महाराष्ट्र की राजनीति से बाला साहब ठाकरे जी की विरासत कोई समाप्त नहीं कर सकता, वो विरासत हमेशा रहेगी। पर यह जरूरी नहीं है कि विरासत उनके बेटों के पास ही रहे। विरासत दो प्रकार की होती है, एक संपत्ति होती है और दूसरा विचारों का धन होता है। संपत्ति बेटों के पास रहेगी, उनके विचार लेकर शिंदे जी आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए विचारों की विरासत ये शिंदे जी के पास होगी। बाला साहब ठाकरे ये महाराष्ट्र में एक बहुत कद्दावर इस प्रकार के नेता रहे और वो हमेशा रहेंगे। मैं जितना उद्धव जी को करीब से जानता हूं, आपने पूछा हुआ प्रश्न ये कभी हो नहीं सकता। उद्धव जी कभी बैठकर अपनी गलती मान ले और हमको पूछ ले, मुझे ही क्या, अपने करीबी आदमी को भी पूछ ले कि मेरी गलती क्या है, ऐसा उनका स्वभाव नहीं है। वो महाराष्ट्र के राहुल गांधी है? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, महाराष्ट्र के राहुल गांधी ऐसा नहीं कहूंगा मैं, लेकिन आजकल राहुल गांधी के साथ रह रहकर उनके कुछ गुण ले रहे हैं। ये राज ठाकरे का कोई भविष्य दिख रहा है सर आपको? मेरा अपना मानना यह है कि देखिए, राज ठाकरे एक ऐसे नेता है कि जिनको एक ऑडियंस है। राज ठाकरे अपने बेबाक विचारों के लिए जाने जाते हैं। कोई भी बात सीधे तौर पर कहने वाले राज ठाकरे, भाषण भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मुझे यह लगता है कि इस चुनाव में उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने उद्धव जी के साथ जाकर जो अलायंस किया है, मेरा अपना मानना है, मैं कोई पॉलिटिकल पंडित नहीं हूं, लेकिन मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूं, इस अलायंस में द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। उद्धव जी नहीं होंगे, उद्धव जी को राज ठाकरे का फायदा मिलेगा, लेकिन राज ठाकरे जी को उद्धव जी का फायदा नहीं मिलेगा। आप कहते हैं सर राज ठाकरे आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो कभी बीजेपी के साथ आते हैं, इतना नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हैं, फिर छोड़कर चले जाते हैं। आपने पूछा नहीं कि दिक्कत क्या, प्रॉब्लम क्या, इसी चुनाव में आपके साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े? देखिए, सीधी बात यह है कि हम उनको साथ में नहीं ले सकते थे। क्यों? क्योंकि हम एक बहुत व्यापक विचारों वाली पार्टी है। देखिए, जब उन्होंने हिंदुत्व के विचार को अपनाया तो हमने उनको साथ में लिया, क्योंकि हिंदुत्व ये हमको जोड़ने वाला धागा है। लेकिन बाद में वापस जब हिंदुत्व से वो केवल इस प्रकार के विचारों में चले गए, या उनके लोगों ने वापस मराठी के नाम पर उत्तर भारतीयों को मारना, उनको पीटना, उनको गाली देना शुरू कर दिया, ये हमारे पार्टी को मंजूर नहीं है। देखिए, हम भी मराठी प्राइड वाले लोग हैं, मैं मराठी हूं, मुझे मराठी होने का बहुत अभिमान है, मराठी भाषा के लिए हम लड़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मराठी भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया। महाराष्ट्र में मराठी कंपलसरी होनी चाहिए, इसका हमारा आग्रह है। इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र में बसने वाले अन्य प्रांतों के जो लोग हैं उनके साथ आप दुर्व्यवहार करें, ये हम नहीं पसंद करते, हम नहीं मान्य करते। और दूसरी बात यह है, मराठी आदमी कब से इतना संकुचित होने लगा? अरे भाई, जब मराठों ने अहमद शाह अब्दाली से लड़ाई की थी, वो कोई खुद के लिए नहीं की थी। अहमद शाह अब्दाली ने तो उनको ये प्रस्ताव दिया था कि सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान ये 3 प्रांत मेरे हैं, ऐसा आप रिकॉग्नाइज करो, बचा हुआ भारत मराठों का है, ये मैं रिकॉग्नाइज करता हूं। लेकिन मराठों ने मान्य नहीं किया, उन्होंने कहा ये नहीं चलेगा, ये भी हमारे भारत के भाग है, हम ये आपको लेने नहीं देंगे। इतना व्यापक विचारों वाला ये समाज है, इतना व्यापक विचार हमको छत्रपति शिवाजी महाराज ने दिए हैं। और ऐसे में, और देखिए ऐसा नहीं है हमारे गायकवाड़ गुजरात में जाकर बसे, हमारे होलकर और हमारे शिंदे ये मध्य प्रदेश में मालवा में और उधर ग्वालियर में जाकर बसे और उन्होंने राज चलाया। बिल्कुल, आप अगर तंजावुर देखेंगे, वहां पर भी भोसलों ने राज किया।
ओडिशा में भोसलों ने राज किया। आज आप अगर जो हमारा जगन्नाथ का मंदिर है उस मंदिर का इतिहास देखेंगे तो जिस समय मुगलों ने उस पर आक्रमण किया था तो नागपुरकर भोसलों ने वहां मुकाबला किया था। तो इतना व्यापक विचार रखने वाले मराठी लोग इतने संकुचित थोड़े हो सकते। अपना प्राइड रखना, अपनी भाषा का प्राइड रखना, ये बिल्कुल सही है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन अपना प्राइड दिखाने के लिए छोटे से टैक्सी वाले को मार दो, ऑटो वालों को मार दो, ये हमको मंजूर नहीं है। पर देवेंद्र जी, लोग ये कहेंगे कि राज ठाकरे की पॉलिटिक्स हमेशा से यही थी। आपको शायद बीएमसी चुनाव के पहले ये लग रहा है कि अगर उनको साथ लिया तो ये उत्तर भारतीय या बाकी लोग जो वोट करते हैं वो खिसक जाएगा, इसलिए अभी आप उनको बोल रहे हैं कि भाई दूर रहो। बिल्कुल नहीं। देखिए, आपको शायद मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक समय बीच में ऐसा आया कि जब राज ठाकरे जी ने अपने झंडे का रंग बदला, गेरुए रंग का झंडा लिया और अपना एजेंडा घोषित किया कि हिंदुओं के लिए, हिंदुत्व के विचार के लिए मैं लड़ूंगा। जब वो हिंदू कहते तो व्यापक हो जाता है। हिंदू का अर्थ तो केवल मराठी नहीं होता, मराठी तो है ही लेकिन नॉन मराठी भी है। तो वो तो फिर उनका विचार हमारे साथ मिल गया तो इसलिए हमने उनको साथ ले लिया। लेकिन बाद में जब वो वापस चले गए और उन्होंने उस विचार को त्याग दिया तो फिर हमको तो कोई चारा नहीं था, हम तो इस विचार में नहीं रह सकते। तो फिर अगर छोड़ दें तो वापस आ सकते हैं, मतलब अगर हिंदुत्व की बात करें तो, कि उनके लिए भी दरवाजा बंद है। अभी तो क्या है, अब तो चुनाव 2029 में आएगा। लेकिन देवेंद्र जी, जब आप ये कहते हैं कि आप हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू की बात करते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री जी ने पिछले 1 साल में हिंदुओं को कंसोलिडेट किया है, जोड़ा है, और उसमें उनको कोई वो छुपा के पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, वो खुल के बोलते हैं। लेकिन जब आप खड़े होकर कहते हैं मंच से कि मैं खुलकर कह रहा हूं कि मेयर जो है वो मराठी होगा और हिंदू होगा, तो फिर आप हिंदू और मराठी को अलग क्यों करते हैं? देखिए, इसका कॉन्टेक्स्ट आपने समझना चाहिए। एक कॉन्टेक्स्ट ये था कि हमारे एक नेता कृपाशंकर सिंह ये मीरा भाईंदर में एक सभा में थे और मीरा भाईंदर के हिंदी भाषी लोगों ने उनको ये कहा कि हमारा उत्तर भारतीय महापौर मीरा भाईंदर में कब बनेगा। उन्होंने जवाब दिया कि जब आप इतनी संख्या में चुनकर आओगे तो आपका बनेगा। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का वो स्टेटमेंट उठाकर मुंबई में इस प्रकार से हंगामा खड़ा किया उद्धव ठाकरे जी की पार्टी ने और कांग्रेस ने और सबने मिलकर कि भाई मानो मुंबई में अब कोई उत्तर भारतीय महापौर बनाने की बात हुई है, और इस प्रकार से उनके बयान आ रहे थे मानो उत्तर भारतीय हमारे नहीं है, मानो वो कोई पाकिस्तान से आए, इस प्रकार से टूट पड़े थे हमारे ऊपर। तो उस समय एक और बयान आया और वो बयान था एमआईएम का, और एमआईएम के वारिस पठान ने कहा कि कोई बुरके वाली मुंबई का महापौर बनेगी। तो मैं राह देख रहा था कि बुरके वाली बनेगी बोलने के बाद इनका इस पर क्या रिएक्शन है। आपको आश्चर्य होगा, कोई रिएक्शन ही नहीं। संजय राउत जो सुबह 9 बजे उठकर बोलते, उनको जब पूछा गया बोल ही नहीं पाए, जबान ही नहीं। तब मैंने इनको एक्सपोज किया। मैंने कहा देखो, कोई बोलता है उत्तर भारतीय महापौर, वो भी मीरा भाईंदर में, तो आप टूट पड़ते हो। आपको उत्तर भारतीय नहीं चलते, आपको बुरके वाले चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि जो मुंबई का मेयर है ये महायुति का बनेगा, मुंबई का मेयर हिंदू बनेगा और मुंबई का मेयर ये मराठी बनेगा, नॉन मराठी नहीं बनेगा। देखिए, मराठी, मैं आपको इतने कहना चाहता हूं कि आप अगर चेन्नई चले जाए तो चेन्नई में वहां का महापौर कौन बनता है? तमिल ही बनता है ना। आप हैदराबाद चले जाए, वहां का महापौर कौन बनता है? तेलुगु ही बनता है ना। तो अगर मुंबई का महापौर बनाना है तो मराठी बनेगा। पर सर, आप तो पॉलिटिक्स बदल रहे हैं ना। मैं इसलिए ही कह रहा हूं कि आप देखें, अगर कि गुजरात का एक व्यक्ति यूपी में चुनाव जीतकर देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। देवेंद्र फडणवीस को लोग कहते हैं कि भाई महाराष्ट्र से पीएम की कुर्सी तक ये पहुंचेंगे, वो कैलिबर दिखता है। तो फिर कोई उत्तर भारतीय, और नॉर्थ मुंबई में जहां आपको इतनी सीटें आती हैं वहां 28% गुजराती वोटर है, 20% नॉर्थ इंडियन वोटर है, ऑलमोस्ट 48-50% है, तो वो कहेंगे कि हम क्यों नहीं बन सकते? हर चुनाव अपने ढंग का होता है। देश के चुनाव की जब बात होती है तो नॉर्थ मुंबई से पीयूष गोयल जी ये देश की पार्लियामेंट में जाते हैं। विधानसभा का चुनाव होता है तो लोढ़ा जी भी चुनकर आते हैं, योगेश सागर जी भी चुनकर आते हैं, हमारे यहाँ पर
कई उत्तर भारतीय भी हमारी विद्यादेवी ठाकुर चुनकर आती है। सवाल, हर चुनाव अलग होता है, हर व्यापकता अलग होती है। ये मुंबई जो है ये मराठी अस्मिता का केंद्र है, और जहां मराठी अस्मिता का केंद्र है वहां मराठी महापौर बनना चाहिए। हाँ, बनना चाहिए। हाँ। लेकिन ये लाइन खींच देने में कई लोगों को बुरा लगता है कि भाई हमारा तो नंबर ही नहीं आता। मैं आपको एक बहुत सिंपल बात बताता हूं कि कुल मिलाकर अगर बीजेपी का विचार करें, सबसे ज्यादा गुजराती और नॉर्थ इंडियन कैंडिडेट्स हमने ही दिए हैं। हमें हमेशा रहते, हमारे होते हैं, लेकिन हमारे 78% कैंडिडेट्स मराठी है। तो इतने कैंडिडेट जब मराठी है तो महापौर कौन बनेगा? इसलिए मुझे लगता है ये कोई विवाद की बात नहीं है, ये बहुत नेचुरल है कि यहां पर मराठी महापौर बनेगा। एक और चीज जो लोगों को नेचुरल नहीं लग रही वो ये कि मैं भी कल, हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उत्तर भारतीय या गुजराती को कोई दूसरी पोस्ट नहीं मिलेगी, उनको कोई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे तो लोढ़ाजी मंत्री भी है, मंगल प्रभात लोढ़ाजी मंत्री है, तो इसलिए उनको भी हम साथ में लेकर ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हमारे भाई है, वो हमसे अलग हो ही नहीं सकते, उनको साथ में लेकर उनको भी आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर एक बात जो पूछी जाएगी कि आपने ये क्यों कह दिया कि हिंदू ही होगा? अगर जैसे आप कह रहे हैं कि भाई मराठी होगा, कोई मराठी मुसलमान नहीं हो सकता। देखिए, साफ शब्दों में कहता हूं, मुंबई का महापौर हिंदू ही होगा, बस, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लोग कहेंगे आप हिंदुत्व की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे? क्या गलत है? हिंदुत्व में क्या गलती है? ये देश इतने सालों से यहाँ की संस्कृति, इसको आप सनातन संस्कृति कहिए, इसको आप हिंदुत्व कहिए, इसको आप भारतीयता कहिए, नाम आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन एक जो हमारी प्राचीन जीवन पद्धति है वो हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व संकुचित नहीं है। देखिए, मैंने कई बार कहा कि जिस समय मुंबई के माहिम दरगाह पर वहां के जितने ट्रस्टीज है उन्होंने मुझे बुलाया और माहिम दरगाह ने कहा कि हम तिरंगा झंडा यहां फहराना चाहते हैं, मैं मुख्यमंत्री के तौर पर वहां गया, मैंने माहिम दरगाह पर चादर चढ़ाई और वहां पर तिरंगा झंडा फहराया। देखिए, हमारा हिंदुत्व ये संकुचित नहीं है, ये एक्सक्लूजन का हिंदुत्व नहीं है, इंक्लूजन का हिंदुत्व है। इस देश को, इस देश के प्रतीकों को, इस देश के मानकों को, इस देश की संस्कृति को जो अपना मानता है उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है। हिंदुत्व में भी कितने प्रकार की पूजा पद्धति है। जो बहुतांश हिंदू समाज में लोगों को जब वो उनके अंत्य यात्रा होती है उनको जलाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हिंदू समाज में रीतियां है कि जिनमें लोगों को जमीन में गाड़ा जाता है, दफनाया जाता है, ऐसा भी है, लेकिन वो भी हिंदू है। तो अलग अलग प्रकार से देखिए, ये हिंदुत्व ऐसा है या हमारी सनातन संस्कृति ऐसी है कि जो निर्गुण निराकार को मानते हैं वो भी हिंदू है और जो सगुण साकार को मानते हैं वो भी हिंदू है। तो जब हमने हमारे ही समाज में अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियों को मान्यता दी है तो पूजा पद्धति के आधार पर हम भेदभाव नहीं करते। देवेंद्र भाई, इसमें हम इतना ही मानते हैं कि इस संस्कृति को अगर आप नकारोगे तो फिर हम आपको नहीं मानते। देवेंद्र भाई, इसमें एक प्रश्न ये है कि जो जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से वो सत्ता में आए, और हमने अपने शो पाठशाला में कई बार फैक्ट्स के साथ दिखाया है कि इस देश में मुसलमानों को घर मिला, शौचालय मिला, राशन मिला, सिलेंडर मिला और दूसरों से ज्यादा मिला, क्योंकि उनकी गरीबी की हालत जो है वो बहुत खराब थी इस तरह से। लेकिन उसके बावजूद मुसलमान बीजेपी को क्यों नहीं अपनाता? क्या दिक्कत, उसके दिमाग में क्या है? देखिए, बहुत सालों तक ऐसा नहीं होगा। अब ये है, बिल्कुल है, क्योंकि धर्म के नाम पर उनको बरगलाने वाले ताकतें बहुत बड़ी है और उनके मन में जहर भरने वाले लोग भी बहुत है और डर दिखाकर राजनीति करने वाले लोग भी बहुत है। अब देखिए, कांग्रेस धीरे धीरे क्यों समाप्त हुई, तो मुसलमानों को यह ध्यान में आने लगा कि भाई ये पार्टी सिर्फ अपना इस्तेमाल करती है, तो अल्टरनेट पार्टियों की ओर वो शिफ्ट हुए। अल्टरनेट पार्टियों से भी उनका मोह भंग हो रहा है। आज आप देश की पॉलिटिक्स में जिनको मुस्लिम परस्त पार्टियां कहते थे, चाहे वो सपा हो या फिर
लालू जी की पार्टी हो या और भी पार्टियां हो, आज उनसे भी एक प्रकार से उनका मोह भंग हो रहा है और अब वो इस तलाश में है कि हमको कोई नया आशियाना मिले। तो अभी एक बड़ी पॉलिटिक्स इस प्रकार से चल रही है कि जहां जो बीजेपी को हरा पाए उसके साथ चलो। मैं ऐसा मानता हूं कि इसके बाद का ये पड़ाव होगा कि उनके ध्यान में आएगा कि सभी ने उनका इस्तेमाल किया है और बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी और मोदी जी एक ऐसे नेता है कि जिस नेता ने भेदभाव के बिना उनके लिए विकास किया है, उनको घर दिए हैं, उनके लिए योजनाएं दी है। मुझे लगता है अगला पड़ाव 10 साल बाद, 12 साल बाद, 15 साल बाद अगला पड़ाव ये होगा कि उनको भी ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सबको साथ में लेकर चलती है। या ये भी हो सकता है कि अभी उनका पड़ाव है कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसके साथ चलो, बाद में पता चलेगा कि कोई हरा ही नहीं पा रहा तो बीजेपी के साथ चलो। नहीं, मेरा देखिए, मैं तो जिस प्रकार से पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बार ये कहा कि भाई ये कौन है, ये लोग कोई ईरान, तुर्किस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान से आए हुए लोग नहीं है, ईरान से आए हुए लोग नहीं, वो तो चले गए, ये तो पुराने हमारे ही लोग हैं, ये हिंदू ही थे कभी न कभी, और उस समय के जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था से ये सारे मुसलमान बने। इसलिए मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो आएगा। जब रियलाइजेशन आएगा तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से बीजेपी के साथ आएंगे। आपको लग रहा है महाराष्ट्र में ओवैसी का ग्राफ बढ़ रहा है? मैं कुछ वीडियोस देख रहा था कि उनको छूने के लिए, उनके पास जाने के लिए मुसलमानों की भीड़ एकदम उतावली हो रही है। वो क्या फैब्रिकेटेड है अपनी पॉपुलैरिटी दिखाने के लिए, या ओवैसी का ग्राफ बढ़ रहा है? ग्राफ बढ़ रहा है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में ओवैसी जी को मानने वाले लोग हैं। पिछले समय आपने देखा होगा कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट छत्रपति संभाजीनगर से चुनकर आए थे, पिछले समय भी उनके एमएलए चुनकर आए थे, इस बार भी उनका एमएलए चुनकर आए। नगर पालिकाओं में, महानगर पालिकाओं में इक्का दुक्का कहीं ना कहीं उनके कॉर्पोरेटर्स भी चुनकर आते हैं। तो एक उनका ऑडियंस तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन बहुत छोटा है। वाइड इस चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा होगा? देखिए, मैं आपको कहता हूं कि छत्रपति संभाजीनगर में कुछ इलाका ऐसा है जहां उनको सीटें मिलती है, धुले में कुछ इलाका है जहां उनको सीटें मिलती है, मालेगांव का कुछ इलाका है जहां उनको सीटें मिलती है, इक्का दुक्का सीट उनको नागपुर में मिल जाती है। इससे ज्यादा कोई उनका परफॉर्मेंस नहीं होगा। तो फिर जब इतना कोई परफॉर्मेंस नहीं है, अभी बड़ी चर्चा हुई कि आपने एक जगह एआईएमआईएम से भी गठबंधन कर लिया, एक जगह आपने कांग्रेस से भी कर लिया, कांग्रेस ने नाराज होकर अपने कॉर्पोरेटर्स निकाले तो आपने कहा तुम मेरे पास आ जाओ। मतलब बीजेपी की वैचारिक शक्ति जो थी कि भाई हम इस सोच से चलते हैं, वो कहां है कि किसी से भी जुड़ जा रहे हैं? पहली बात तो एआईएमआईएम को साथ में लेना ये हमको मंजूर नहीं है और एकदम गलत है। आकोट करके बहुत छोटी सी जगह है, वहां की एक नगर पालिका, जिस नगर पालिका में 15 या 17 हजार वोटर है, छोटी सी नगर पालिका है, उस नगर पालिका में बीजेपी का अध्यक्ष चुनकर आया और नीचे में जो मैंडेट है वो फ्रैक्चर्ड रहा। तो वहां पर हम और एनसीपी साथ में आए और हमने यहाँ पोस्ट पोल आप नगर पालिकाओं में अलायंस करके उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने वो रजिस्ट्रेशन किया, तब हमारे ध्यान में आया कि राष्ट्रवादी ने एमआईएम के 4 लोगों के साथ रजिस्ट्रेशन किया है, तो ऑटोमेटिक हमारे रजिस्ट्रेशन का पार्ट वो हो गए। तो जैसा हमारे ध्यान में आया तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की, उस गठबंधन से हम बाहर निकले और हमारे जिस एमएलए, बहुत पुराने, हमारे 6 टर्म के एमएलए है वो, उन्होंने ऐसी गलती क्यों की मुझे पता नहीं, हमने उस एमएलए को सस्पेंशन का नोटिस दे दिया कि भाई ये हमको मंजूर नहीं है, हमने उसको सस्पेंशन का उनको नोटिस दिया। और कांग्रेस के साथ जहां तक अंबरनाथ का सवाल है, अंबरनाथ में अध्यक्ष हमारा चुनकर आया, हमारे सामने वहां शिवसेना थी, हमारे साथी थे, हम एक दूसरे के खिलाफ लड़े, नीचे में फ्रैक्चर्ड मैंडेट आया। तो फ्रैक्चर्ड मैंडेट में मेरा अपना मानना ये था कि शिवसेना और हमने साथ में आना चाहिए। लोकल स्तर पर उस शहर में, अमरनाथ शहर में, जो बीजेपी के नेता है और जो शिवसेना के नेता है, इनमें बहुत 36 का आंकड़ा है। मतलब मान लीजिए कि
पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, पर्सनल टाइप की राइवलरी उनमें। तो उन्होंने यह प्रयास किया कि मुझे शिवसेना लेना नहीं है तो मैं किसी और को साथ में लूं। और इसके चलते चूंकि ये जो लोग यहां से चुनकर आए कांग्रेस से, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी है कि जिनको हमारे थे वो हमने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस से लड़ लिया और चुनकर आ गए। तो उन्होंने लोकल लेवल पर यह निर्णय किया कि हम इनको साथ में लेंगे। देखिए, उनको लेने का जो निर्णय हुआ वो आघाड़ी में लेने का निर्णय हुआ, ठीक है, उनकी पार्टी में उनकी कार्रवाई की, लेकिन निर्णय उन्होंने यही लिया था कि भाई इनको हम हमारी पार्टी में लेंगे, कांग्रेस के साथ गठबंधन करेंगे, ऐसा निर्णय नहीं हुआ था। कांग्रेस ने प्रीएम्प्ट किया कि अपने लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं और प्रीएम्प्ट करके मानो वन अपमैनशिप के लिए कांग्रेस ने उनको पार्टी से निकाला। हम कोई कांग्रेस के साथ गठबंधन करना ही नहीं चाहते थे, हम उनको अपनी पार्टी में लेना चाहते थे। हालांकि यह निर्णय भी नीचे के स्तर पर हुआ। आज भी मेरा मानना है उनको लेना है तो लो, लेकिन आज भी मेरा मानना है कि अमरनाथ में हमारी पार्टी ने शिवसेना के साथ ही गठबंधन करना चाहिए। और मेरी जो भूमिका है वो मैंने हमारे अध्यक्ष जी को बताई। क्योंकि देखिए, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी सत्ता के लिए कुछ भी कर रही है, और अभी आपने देखा होगा कल ममता बनर्जी पहुंच गई बंगाल में, ईडी की रेड पड़ रही है, उन्होंने ईडी पे रेड मार दी और फाइल वाइल लेकर चली आई। बंगाल में आपको लग रहा है कि ममता बनर्जी एक बड़ा चैलेंज है जिसको आप लोग पार नहीं कर पा रहे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी ये हमारे लिए चैलेंज नहीं है, वो बंगाल के लिए चैलेंज है। क्योंकि जिस प्रकार से बंगाल की परिस्थितियां बिगड़ रही है, हजारों गांव में एक भी हिंदू बचा नहीं, ऐसा मैं कई बार सुनता हूं, या बहुत थोड़े हिंदू बचे हैं। इस प्रकार से बंगाल में हिंदुओं की परिस्थिति है। और जिस प्रकार से बांग्लादेशी घुसपैठ करते हैं और उनको एक प्रकार से आश्रय देने का काम ये ममता दीदी के माध्यम से होता है। देखिए, मुंबई में बसे हुए बांग्लादेशियों को हमने निकालकर डिपोर्ट किया, तो जब उनको हम ढूंढ रहे थे तो उनके आने की मोडस ऑपरेंडी हम देख रहे थे, तो ध्यान में आया कि कहीं ना कहीं ममता दीदी के नेताओं के माध्यम से वो बंगाल में एंट्री करते, वहां एंट्री करके वहां उनके कागजात बनते। अच्छा। और उन कागजातों को लेकर फिर भारतीय बनकर वो यहां आते। तो हमने अभी उसको डिसैफर किया है, हमने उसमें से कई लोगों को अरेस्ट भी किया है। लेकिन इस प्रकार से केवल चुनावी राजनीति के लिए ममता दीदी अगर अपने देश के साथ, देश की सुरक्षा के साथ समझौता करेगी तो बीजेपी का चैलेंज नहीं है, बंगाल का चैलेंज। तो बंगाल का हिंदू उनके खिलाफ वोट क्यों नहीं करता? देखिए, ऐसा नहीं है, बंगाल में उनके खिलाफ भावना है, पिछले समय भी थी। पिछले चुनाव में जिस प्रकार से उन्होंने हिंसा और अलग अलग प्रकार के हथकंडे अपनाए, इससे वो वापस चुनकर आई। लेकिन अब देखिए, वो चुनाव ऐसा था कि पहली बार ताकत से हमारे लोग खड़े हुए, हिंसा का मुकाबला किया, कितने लोगों को मार डाला हमारे, लेकिन मुकाबला किया। अब हमारे लोगों के मन में डर नहीं है, अब निडरता के साथ, मर मिटने की भूमिका के साथ बीजेपी वहां खड़ी है। मैं तो वहां के नेताओं का और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं, बधाई देना चाहता हूं। जिस प्रकार के फोर्सेस के खिलाफ वो लड़ रहे हैं वो बहुत बधाई के पात्र है। लेकिन उनके मन में एक ही बात है कि भारत के लिए लड़ना है, बंगाल के लिए लड़ना है, इसलिए वो लड़ाई लड़ेंगे। बंगाल हारेंगे इस बार ममता बनर्जी? पक्का जीतेंगे, पक्का जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे। चलिए, इधर लौटते हैं फिर से महाराष्ट्र में आपकी महायुति। मैं कल एयरपोर्ट से आ रहा था, मैंने देखा पोस्टर लगे हुए थे, आपकी फोटो थी, मोदी जी की फोटो थी, बीजेपी प्लस महायुति लिखा था, ना अजीत पवार थे उसमें, ना शिंदे जी थे। तो ये कैसी महायुति है जिसमें आप लोग पोस्टर में उनके फोटो भी नहीं डाल रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ पोस्टर ये हमारे लगे हुए हैं, कुछ पोस्टर हमारे उनके साथ लगे हुए, अलग अलग प्रकार के पोस्टर है। कुछ पोस्टर में हमारे आपको शिंदे जी दिखेंगे, शिंदे जी के पोस्टर में मोदी जी और मैं दिखूंगा, या शिंदे जी के कुछ पोस्टर्स में अकेले मोदी जी भी दिखेंगे। ऐसा नहीं है। देखिए, क्या होता है कि चूंकि हम लोग एक पोस्टर पे दो चिन्ह नहीं रख सकते इलेक्शन कमीशन के कारण, मतलब हमको उसके अलग परमिशन लेनी पड़ती है। इसलिए हमारा जो कमल का पोस्टर होता है वो अलग होता है, उनका धनुष्य बाण का पोस्टर अलग होता है, लोगों में कंफ्यूजन न क्रिएट हो। लेकिन सिर्फ पोस्टर की बात नहीं, पुणे में देखिए अजीत पवार आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। देखिए, इसका कारण यह है कि ये हमने आज नहीं, हमने चुनाव से पहले घोषित किया था कि हम 3 पार्टियां हैं, तीनों के ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है। नगर निगम का चुनाव नेताओं का चुनाव नहीं होता है। हमारे लिए विधानसभा और लोकसभा में लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। और हमारी पार्टियां बड़ी है, हम लोग
हर जगह अलायंस नहीं कर सकते। पूना में और पिंपरी चिंचवड़ में 1 नंबर की पार्टी ये बीजेपी है, 2 नंबर की पार्टी अजित पवार जी की है। हम अलायंस कर लेंगे तो हमारे कार्यकर्ता कहां जाएंगे? इसलिए हमने ये तय किया कि फ्रेंडली फाइट्स होंगी और करीब आप समझ लीजिए कि 17-18 जगह 27 में से हम लोग अलायंसेस में है, 8-10 जगह अलायंसेस में नहीं है, और कहीं ऐसा भी अलायंस है कि हम और राष्ट्रवादी साथ है, कहीं हम और शिवसेना साथ है, कहीं शिवसेना और राष्ट्रवादी साथ है। ठीक है, नहीं, बट इसी तरह की जो अंडरस्टैंडिंग होती है इंडी अलायंस में, उसका आप लोग मजाक उड़ाते हैं कि देखो इनकी तो बन नहीं रही, आपस में ही लड़ रहे हैं। इसका कारण है, देखिए नगर निगम का चुनाव विधानसभा और लोकसभा जैसा नहीं हो सकता। देश की राजनीति नगर निगम जैसे नहीं चलती है। देश की राजनीति में बहुत स्टेक होता है, बहुत फर्मनेस होनी पड़ती है, हर चीज के ऊपर नीतिगत फैसला लेना पड़ता है, या नीतिगत फैसला नहीं है। और नीतिगत फैसला लेने के लिए आप एक राह चलने वाले होने चाहिए। आप एक राह नहीं चलेंगे तो नीतिगत फैसले हो नहीं सकते। मतलब महायुति इंटैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए चर्चा बहुत है कि आप लोगों का जो ये फेविकॉल वाला जोड़ है, ये फेविकॉल दिल्ली से आता है, महाराष्ट्र में जुड़ता नहीं। नहीं, बिल्कुल यही जुड़ता है भाई साहब। देखिए दिल्ली का तो आशीर्वाद हमको है ही, लेकिन फेविकॉल महाराष्ट्र का यही मैंने जोड़ा है। क्योंकि एक चर्चा ये भी होती है, कई बार पत्रकारों में भी होती है, कि सोचिए क्या सीन रहता होगा, जैसे जब एक कमरे में देवेंद्र फडणवीस हैं, अजीत पवार हैं और एकनाथ शिंदे हैं। देवेंद्र फडणवीस को कभी ना कभी तो याद आता ही होगा कि इस व्यक्ति की वजह से मैं कुछ घंटे सीएम रहा। अजीत पवार को याद आता होगा कि इन दोनों की वजह से मैं सीएम नहीं हूं, और एकनाथ शिंदे को याद आता होगा देखकर कि इनकी वजह से मेरी कुर्सी चली गई। तो ये बड़ा असहज सा नहीं हो जाता कभी आप लोग साथ होते? बहुत सहज है, क्योंकि हमारी पुरानी दोस्ती है, इतने सालों से काम साथ में कर रहे हैं। देखिए मैं 99 में चुनकर आया विधानसभा में, अजित दादा मेरे से 9 साल पहले चुनकर आए, शिंदे साहब मेरे से 5 साल बाद चुनकर आए। तो अगर तीनों का हिसाब हम लगा ले तब भी 20-25 सालों से हम लोग साथ में हैं, तो एक दूसरे को जानते हैं और बहुत सहजता हमारे रिलेशन में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और पॉलिटिक्स में एक बात पक्की है, आपको रियलिटी में जीना पड़ता है। ये होता तो क्या होता, तुम होती तो ऐसा होता, ये नहीं चलता है। कभी आपने ऐसे लाइटर नोट में अजीत पवार जी से पूछा कि दादा क्या किया था आपने उस दिन? नहीं, वो तो हमको पता था। देखिए अजीत दादा ने कोई गलती नहीं की, अजीत दादा हमारे साथ थे, हमसे बात करके हमने उनको वापस भेजा, क्योंकि वो फैसला अजीत दादा का था ही नहीं। हमारे साथ आने का फैसला शरद पवार जी का था। बाद में शरद पवार जी बदल गए, तब भी अजीत दादा हमारे साथ रहे। अजीत दादा को इसलिए वापस जाना पड़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिस निर्णय के बाद हम लोगों की मेजॉरिटी होते हुए भी हम उस मेजॉरिटी से सरकार नहीं बना सकते थे, इसलिए उनको वापस भेजना पड़ा। आपने बोल के भेजा था? हाँ जी बिल्कुल, अजीत पवार को? हाँ जी 100%। और मैंने ऊपर में भी उस समय हमारे अमित भाई से बात की, क्योंकि सरकार बन रही थी, तो अमित भाई को मैंने पूरा ब्रीफ किया हुआ था। तो मैंने अमित भाई को कहा कि अब इन परिस्थितियों में मुझे ऐसा लगता है कि अजित पवार जी ने वापस चले जाना चाहिए और मैंने इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा बिल्कुल सही बात है। जब वो पवार साहब ने पलटने के बावजूद जब अजित दादा अपने साथ रहे, तो अब ये भी अपना भी फर्ज बनता है कि हम उनको पॉलिटिकल डेथ की ओर न ले जाए, लेट हिम गो बैक। ये तो बड़ी बात आप कह रहे हैं। और शरद पवार जी से जो ये अंडरस्टैंडिंग हुई थी कि अजीत पवार आपके साथ आएंगे, ये आपने की थी या दिल्ली से हुई थी? देखिए हम मतलब अमित शाह जी और मैं और शरद पवार जी, अजीत दादा, प्रफुल्ल भाई, सबने मिलकर तय किया। सब बैठ के किए थे? बिल्कुल मिलकर तय किया। फिर आपने कभी अजीत दादा से पूछा कि ये शरद पवार क्यों पलट गए? वो आपके लिए शायद कुछ स्क्रिप्ट लिख रहे थे जिसमें आप फंस गए। देखिए अब स्क्रिप्ट क्या है ये मुझे भी पता है, अजीत दादा को भी पूरा पता है। अब बहुत पानी बह गया, छोड़ दीजिए। अब लेकिन अजीत पवार वापस तो नहीं जाएंगे उनके पास? नहीं, सवाल ही नहीं, वापस जाने का कोई सवाल नहीं। एक चीज और बताइए कि जब ये कहा जाता है कि आपकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, तो लोग ये भी कहते हैं कि आप उद्धव ठाकरे पे, आदित्य ठाकरे पे कोई एक्शन नहीं लेते। जैसे कहा गया कि कोविड के समय में आदित्य ठाकरे के दोस्त डीनो मौर्य को कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चले गए, आपने कहा इसमें गड़बड़ी हुई, घोटाला हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन इतने साल से जांच चल रही है, उसमें कुछ होता ही नहीं है। नहीं, उनके लोग जेल में है भाई, सारे घोटालों में उनके लोग जेल में गए और अभी भी उनके प्रमुख लोग जेल के अंदर है और अभी भी उस घोटाले की जो तफ्तीश है, उसकी जो जांच है, वो चल रही है। तो आदित्य ठाकरे कभी जेल जाएंगे? देखिए मैं किसी को जेल में भेजने की राजनीति नहीं करता, ये उसके लिए मैं बैठा भी नहीं हूं और ये मेरा काम भी नहीं है।
इन्वेस्टिगेशन पुलिस का काम है। इन्वेस्टिगेशन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसको जेल में भेजना पुलिस का काम है। इसका फैसला मैं नहीं करता। लोग कहते हैं आप सिर्फ डराते हैं, जैसे दिशा सालियान केस, उसमें भी आप लोगों ने आदित्य ठाकरे को डरा के रखा हुआ है। नहीं, देखिए, दिशा सालियान के केस में पहले दिन से मैंने ये भूमिका रखी कि पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करेगी उसी पर हम निर्भर करेंगे। मैंने कभी आरोप लगाया नहीं, मैंने कभी उस पर बयान दिया नहीं। एक भी बार आदित्य ठाकरे दोषी है या दोषी नहीं है, इस पे कोई बयान मेरा नहीं है। मैं कभी ऐसे मामलों में बयान देता नहीं हूं, मैंने दिया नहीं है। अब उस मामले में पहले वो दिशा के पिताजी कुछ अलग कहते थे, बाद में वही कोर्ट चले गए, इसलिए अब उसकी जांच चल रही है, कोर्ट के आदेश पर चल रही है। जो जांच में आएगा वो आएगा। लेकिन मैंने कभी भी इस प्रकार से नीचे गिरकर कोई आरोप करना है मैंने नहीं किया। देवेंद्र जी, आपकी पॉलिटिक्स का आपने एक स्तर मेंटेन किया, ये तो सब कहते हैं, और इसीलिए कई ऐसे, मतलब हम कहेंगे कि नॉर्थ इंडिया में भी बहुत लोग जब चर्चा करते हैं कि नरेंद्र के बाद कौन, तो देवेंद्र, योगी आदित्यनाथ, ऐसी बहुत सारे नाम चलते हैं, आप उस लिस्ट में रहते हैं। मुझे बहुत नीचे रख दीजिए। देखिए, पहली बात तो आपका प्रश्न आने से पहले बता देता हूं कि इन दिल्ली देयर इज नो वैकेंसी। 2029 तक मोदी जी है और 2029 के बाद भी मोदी जी ही है, ये पहले समझ लीजिए। उसके बाद हमारे पास मेरे से अच्छे, मेरे से कॉम्पिटेंट और मेरे से वरिष्ठ ऐसे कई नेता हैं। कहीं पर भी उस लाइन में मैं नहीं हूं, उस लिस्ट में मैं नहीं हूं, उस तरफ मैं देखना भी नहीं चाहता। आपका जो मैं एक पुराना वीडियो देख रहा था, मोदी स्टोरी करके एक ट्विटर हैंडल है, और उस पर आप एक पुराना किस्सा बता रहे थे कि मोदी जी से आप बहुत पहले मिले थे, कि एक छोटे कमरे में कैसे रहते हैं। अब जब आप मोदी जी से मिलते हैं, जब आप सीएम हैं और इतना काम कर रहे हैं, आपको कोई इंटरेक्शन याद है मोदी जी का जो आपको लगता है कि भाई ऐसा नेता मैंने नहीं देखा है? हर इंटरेक्शन ऐसे ही होता है कि मोदी जी के पास जो पर्सपेक्टिव है और जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, वो अलग ही है। मतलब आप क्या सोचकर जाते हो और आप क्या लेकर आते हो, ये हमेशा अलग ही होता है। मतलब कई बार हम जो कहते हैं ना कि जहां हमारी सोच समाप्त होती है वहां उनकी सोच शुरू होती है, इसका अनुभव मैंने कई बार लिया है। तो ऐसे कई अनुभव मैं बता सकता हूं। एक सबसे महत्व की बात यह है कि देखिए, मोदी जी के साथ हम फ्रीली कोई भी बात कर सकते हैं। मोदी जी इज अ वेरी गुड लिसनर। कई बार बड़ा नेता जो होता है ना, सुनता नहीं है। मोदी जी का बिल्कुल उल्टा है। आप अगर आधा घंटा आप ही बोलते रहेंगे तो भी आधा घंटा वो सुनेंगे। ये उनकी सबसे बड़ी खासियत। हाँ, ये बात जरूर है कि चूंकि हमारे लिए बहुत आदरणीय है और एक प्रकार से हम सभी उनको पिता तुल्य मानते हैं, बहुत आदर हमारे मन में, तो एक पिता के समान जब आदर होता है तो आपके बोलने में एक मुझे ऐसा लगता है कि आप भी कुछ लिमिट्स रखते हैं। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन लिमिट्स को तोड़कर भी कभी हम उनसे बात करें तब भी वो सुनते हैं, और फिर उसके बाद पूरा आपका सुनने के बाद अपना ओपिनियन फर्मली देते हैं। अपने ओपिनियन पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आपको कभी मोदी जी या अमित शाह जी से डांट पड़ी है? मोदी जी से एक दो बार पड़ी है डांट। हाँ, अच्छे से पड़ी है। अब कोई उसमें, देखिए, गलती करेंगे तो मोदी जी डांटेंगे ही, लेकिन उनके डांटने का कारण ये नहीं होता कि आपको नीचा दिखाना है। उनके डांटने का कारण ये होता है कि आपसे अपेक्षा है उनकी। उनको अपेक्षा है कि भाई ये मेरा मुख्यमंत्री है तो इसने ऐसा ही काम करना चाहिए। उस अपेक्षा के लिए वो डांटते हैं, इसलिए मन में नहीं रखते। डांटते हैं, आपको सुधारते हैं, दूसरे समय से इज नेचुरल। अमित भाई जो है, ये इनका और हमारा रिश्ता जिस प्रकार का है, अमित भाई डांटते कभी नहीं है, फर्मली अपनी बात कहते हैं। और अमित भाई अगर कोई बात कहे तो उसको हम मान ही लेते हैं, क्योंकि अभी पिछले 10-11 सालों में मैंने हमेशा देखा है कि ट्रबल शूटिंग करने की जब बात होती है तो अमित भाई हमेशा आगे होते हैं। जब ये महाराष्ट्र में लोकसभा में सीटें कम आई, आपको याद है कि थोड़ा तो आदमी कुछ भी बोल ले, लेकिन अंदर से डिमोरलाइज तो होता ही है कि इतनी मेहनत की और नहीं आया उस तरह का रिजल्ट। आपको याद है उस वक्त आपकी दिल्ली में नेतृत्व से या मोदी जी से क्या बात हुई? उन्होंने आपको क्या हिम्मत दी, या क्या फिर स्ट्रैटेजी चेंज की कि एकदम से ऐसा हुआ कि राहुल गांधी कहने लगे कि आप लोग वोट चोरी करके फिर जीत गए विधानसभा? ये मैं निश्चित रूप से लोकसभा के रिजल्ट के बाद निराश हुआ, क्योंकि मुझे लगा ही नहीं था कि इस प्रकार का रिजल्ट आएगा। हाँ, दूसरे फेज के बाद मुझे ध्यान में आ गया था कि जमीन खिसकी है और संविधान बदलेगा का नैरेटिव चल पड़ा है,
जो महाराष्ट्र में बहुत ही घातक है। ये महाराष्ट्र में हमको ये आपको लग गया था? हाँ लग गया था, लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता था कि चलिए 25 सीटें आएगी 48 में से, सीधे 17-18 पर हम लोग आ गए। तो ये बहुत बड़ा मेरे लिए एक झटका था, और इसलिए मैंने उस समय ये कहा कि भाई हम नैरेटिव भापने में गलती कर गए, और उस हार की सारी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली। मैं मानता हूं कि मैं लीडर था, मुझे समझना चाहिए था कि यह गलती हो रही है, मैं नहीं समझ पाया, इसलिए हार हुई, जो बाद में हमने उसको चेंज करके भी दिखाया। तो जब मैंने ये कहा कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि इस हार की जिम्मेदारी लेकर मैंने इस्तीफा देना चाहिए, तो मोदी जी ने, अमित भाई ने, दोनों ने मुझे बताया कि भाई कोई इस्तीफा वगैरह देना नहीं है, लड़ाई करो, वापिस विधानसभा है, विधानसभा को चुनकर लाओ, क्या गलतियां हुए उसको कैसे सुधार सकते हैं इसको। उसके बाद तो आपने इस्तीफे की पेशकश की थी? हाँ मैंने की थी। 1 महीना मैं लगातार ये इन्वेस्टिगेट करता रहा कि ऐसा क्या हुआ कि ये संविधान बदले का नैरेटिव तो ये हर चुनाव में लाते, इस चुनाव में परकुलेट क्यों हुआ। और फिर उसकी मोडस ऑपरेंडी मेरे ध्यान में आई, कौन सी अर्बन नक्सल संगठनाएं उसके अंदर काम करें। मैंने तो विधानसभा में प्रूफ के सहित ठोस सबूतों से वो दिखाया, उसको डिसाइफर किया, और फिर उसका काउंटर नैरेटिव हमने खड़ा किया। और फिर जो एक है तो सेफ है का नैरेटिव, ये नैरेटिव चला और हम विधानसभा जीते। देवेंद्र जी, मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि आप ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति तो है ही, जमीन से जुड़े व्यक्ति तो है ही, मेहनत करने वाले व्यक्ति है ही, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इमोशनल व्यक्ति भी हैं, और बिना इमोशन की इस तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो सकती। क्या जब आप ये देखते हैं कि लोग आपको हरा नहीं पा रहे, और फिर आपकी फैमिली को टारगेट करते हैं, आपकी पत्नी को टारगेट करते हैं सोशल मीडिया पे, ये सब आपको हर्ट करता है? हर्ट तो बिल्कुल करता है। देखिए क्या होता है कि इस प्रकार से जब बहुत ही निचले स्तर पर जाकर ट्रोल किया जाता है, गंदगी फैलाई जाती है, तो दुख होता है। और देखिए मैंने तो हमेशा ये मेरी पत्नी को भी कहा है कि राजनीति में रहने की कीमत है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो विचारों से आपका प्रतिवाद नहीं कर सकते, जो लड़ाई में आपसे नहीं जीत सकते। वो लोग केवल आप पर कीचड़ उछालकर अपने मन को जीत का एहसास दिलाते हैं। तो कई बार मेरी पत्नी भी बहुत नाराज हो जाती है कि भाई देखो इस प्रकार से मेरे साथ व्यवहार हो रहा है, लेकिन दुख होता है, लेकिन अब उसको मैनेज करने की, उस दुख को सहने की आदत हो गई। ये अच्छी बात है, और पॉलिटिक्स में ये चीजें जब होती हैं तो दिखाता है कि फिर सामने वाले को कुछ मेन मुद्दा नहीं मिल रहा, तो फिर वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं। आखिर में देवेंद्र जी, कोई एक चीज जो आपको लगता है कि महाराष्ट्र को लेकर, और चूंकि बीएमसी के इलेक्शन है तो मुंबई को लेकर आपका ड्रीम है कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा महाराष्ट्र में, और अगर ये बीएमसी में आपका मेयर बना तो मुंबई में? देखिए महाराष्ट्र को तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की ओर हम ले जा रहे हैं। देश की पहली $1 ट्रिलियन इकोनॉमी ये महाराष्ट्र होगा। देश का फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर ये मुंबई होगा। देश का डेटा कैपिटल नई मुंबई होगा। देश का जीसीसी कैपिटल ये पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और नागपुर होगा। देश का मैन्युफैक्चरिंग ये पुणे, नासिक, छत्रपति संभाजीनगर, नागपुर, गढ़चिरौली, हम गढ़चिरौली को देश का स्टील हब बनाएंगे। तो हमने ये टारगेट रखे हुए हैं कि महाराष्ट्र का 360 डिग्री, चाहे वो कोल्हापुर हो चाहे नंदुरबार हो, हर जगह हम लोग एक परिवर्तन ला रहे हैं। चलिए, परिवर्तन लाने का आपको मौका पब्लिक देते या नहीं जल्द पता चलेगा, लेकिन आपको बहुत शुभकामनाएं। और जिस तरह से आप खुल के पॉलिटिक्स करते हैं, हिंदुत्व की बात करने में गुरेज नहीं करते, अपना काम भी साथ में कर रहे हैं, वो आप जारी रखें। ये भी बहुत सारी आपको शुभकामनाएं।